नमस्कार सभी को। आज की वीडियो का टॉपिक है भारत में घरेलू हिंसा, यानी महिलाओं के साथ जब भी शारीरिक या मानसिक तौर पर कोई अत्याचार होता है तो यह घरेलू हिंसा कहलाता है। घरेलू हिंसा क्या होता है, कैसे होते, किस प्रकार हम इनकी शिकायत कर सकते हैं, वो सब जानेंगे हम आज की वीडियो में, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में घरेलू हिंसा एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय, यानी यह टॉपिक काफ़ी संवेदनशील और महत्वपूर्ण है क्योंकि यह महिलाओं से संबंधित है, उनकी पीड़ा से संबंधित है यो, और उनकी सुरक्षा किस प्रकार से की जा सकती है वो हम अभी जानेंगे। तो सबसे पहले घरेलू हिंसा क्या होती है। घरेलू हिंसा केवल शारीरिक मारपीट नहीं होती, बल्कि यह एक व्यापक समस्या कई रूपों में प्रकट होती है। यानी ये नहीं कि सिर्फ शारीरिक हो, यानी उसके साथ मारपीट की जाए तभी ये घरेलू हिंसा कहलाएगी। यह मानसिक भी हो सकती है। शारीरिक हिंसा यानी इसमें मारना, पीटना, धक्का देना। फिर मानसिक हिंसा, मानसिक हिंसा में आपको क्या लगेगा, अपमान, किसी तरह के से धमकी देना या फिर उनके साथ गाली गलौज करना, ये भी मानसिक हिंसा में आता है। इसके बाद आता है आर्थिक हिंसा, पैसे पर नियंत्रण, यानी कि उनके खर्चे रोक देना, उनको किसी प्रकार से आर्थिक सहायता न देना, यानी उनकी जो ज़रूरतें हैं, जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा न करना और उनके लिए उनको पैसे भी ना देना, तो ये कहलाता है आर्थिक हिंसा। इसके बाद आता है यौन हिंसा, यानी उनकी बिना उनकी सहमति से यौन संबंध स्थापित करना, ये होता है यौन हिंसा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें प्रमुख कानूनी प्रावधान, यानी अगर किसी महिला के साथ किसी भी प्रकार से घरेलू हिंसा होती है तो उसमें भारतीय कानून में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे पहले आईपीसी धारा 498A, पति या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता दंडनीय अपराध और संज्ञेय और गैर जमानती है। यानी धारा 498A के अनुसार अगर कोई व्यक्ति घर में महिलाओं के साथ अत्याचार करता है तो यह एक दंडनीय अपराध, यानी उसको दंड दिया जाएगा, और यह एक संज्ञेय मामला है, संज्ञेय मामला है, यानी और साथ में गैर जमानती है। इसके बाद डीबी अधिनियम 2005, इसमें जो गृहिणी है, हिंसा से सुरक्षा, नागरिक उपचार, आवास और भरण पोषण का अधिकार, यानी अगर किसी महिला के साथ किसी प्रकार से अत्याचार होता है तो उसमें उनको आवास और भरण पोषण का अधिकार दिया जाता। यानी ये नहीं है कि अगर उनके साथ घरेलू हिंसा होती है तो उनको और कहीं भी किसी प्रकार से कोई भी सुरक्षा ना मिलती हो, लेकिन इसमें उनको यहाँ पर उपचार, आवास आदि उनको प्रदान किया जाता। आईपीसी धारा 304B, दहेज मृत्यु, अगर किसी महिला की मृत्यु हो जाती है और उसका कारण रहता दहेज, तो उस समय ये धारा लगाई जाती 304B। दहेज निषेध अधिनियम 1961, दहेज मांगना या देना दोनों ही दंडनीय अपराध है। गृहिणी हिंसा से सुरक्षा अधिनियम 2005, यह अधिनियम महिलाओं को घरेलू हिंसा कानूनी सुरक्षा प्रदान कराता है। यह एक नागरिक कानून जो आपराधिक कार्रवाई के साथ साथ चल सकता है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, शिकायत दर्ज करें, यानी सबसे पहला काम क्या होगा, महिलाओं को शिकायत दर्ज करनी पड़ती है। उसके बाद अंतरिम आदेश, मजिस्ट्रेट द्वारा तत्काल सुरक्षा, यानी उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट सुनवाई, इसमें 30 दिन का समय होता है, यानी 30 दिन के अंदर उस मामले की सुनवाई कर दी जाएगी। नेक्स्ट फिर राहत या फिर आदेश, अब राहत क्या हो सकती है, उनको भरण पोषण संबंधित उनको मुआवजा दिया जाएगा, यानी अगर उनके साथ किसी प्रकार से आर्थिक रूप से उनके साथ शोषण हो रहा है तो फिर उसमें उनको कानूनी जो हमारी धाराएं है उसके द्वारा उनको आवास और भरण पोषण मुआवजा आदि दिया जाता। नेक्स्ट पीड़ित के अधिकार, अब पीड़ित के अधिकार क्या क्या है भाई, सबसे पहले तो आवास का अधिकार, यानी अगर किसी प्रकार से उनको ये बोल दिया कि घर से निकाल दिया जाता है तो आवास का अधिकार, यानी उनको घर पे रहने का अधिकार है, ये चीज़ है इसमें। फिर सेकंड है भरण पोषण, भरण पोषण का अधिकार, यानी उनको खाने पीने से संबंधित जो सुविधा है वो भी उनको वहाँ पे दी जाएगी। नेक्स्ट सुरक्षा आदेश, अभियुक्त व पीड़ित के पास जाने, संपर्क करने, हिंसा करने से रोका जा सकता है, यानी ये नहीं है कि अगर किसी ने शारीरिक या मानसिक शोषण किया तो बार बार ऐसा करता रहेगा। अगर उस महिला ने शिकायत कर दी तो उसके पति या फिर जिसने भी उनके साथ ऐसा किया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनको रोका जाएगा आगे से। मुआवजे का अधिकार, शारीरिक, मानसिक शक्ति और चिकित्सा खर्च के लिए मुआवजा मांगा जा सकता है।
यानी किसी प्रकार के से उनके मान लो चोट लग गई है या फिर उनको और कोई स्थिति हो गई है, तो ऐसी स्थिति में उनको मुआवजा पाने का अधिकार है। एफआईआर कैसे दर्ज करें, इसके बाद नेक्स्ट एफआईआर है, उसकी एफआईआर कैसे दर्ज करें। सबसे पहले तो भाई पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा या फिर 100 नंबर या 112 पर कॉल करें। सेकंड, घटना के बारे में बताए, यानी जो एफआईआर है एफआईआर लिखवानी पड़ेगी। इसके बाद एफआईआर की कॉपी प्राप्त करें जो कि बिल्कुल मुफ्त होती है। शिकायत करें, यदि न लिखे तो वरिष्ठ मजिस्ट्रेट, यानी अगर शिकायत नहीं लिखी जाती तो वरिष्ठ जो मजिस्ट्रेट है उसके पास अपनी समस्या को लेकर जा सकते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करना कानूनी बाध्यता और मना करने पर आईपीसी धारा 166 के तहत कार्रवाई हो सकती है। पुलिस की भूमिका और जिम्मेदारी, अब इसमें पुलिस की भूमिका क्या होती है, तो इसमें पुलिस की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे पहले एफआईआर दर्ज करना और धारा 498 डीवी अधिनियम के तहत शिकायत पर तुरंत एक्शन लेना, यानी टाल मटोल नहीं कर सकती। दूसरा, फिर पीड़ित को सुरक्षा देना, ये नहीं कि एक बार शिकायत कर दी तो उसको फिर पूछेंगे नहीं, उसको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। चिकित्सा सहायता, चिकित्सा सहायता का यहाँ पर मतलब ये है कि अगर उसको चोट लगी हुई कहीं, अगर चोट लगी है तो उसको वहाँ पे चिकित्सा सुविधा भी दी जाएगी। सुरक्षा अधिकारी से समन्वय, डीवी अधिनियम के तहत नियुक्त सुरक्षा अधिकारी को सूचित करें, यानी इसमें सुरक्षा अधिकारी से संबंधित बात बताई गई है। नेक्स्ट, आंकड़े और यथार्थ, अब देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। 30% महिलाएं प्रभावित, यानी भारत में 30% विवाहित महिलाएं घरेलू हिंसा का सामना कर रही है, यानी 30%। अगर आपको लग रहा हो छोटा आंकड़ा, लेकिन 30% बहुत बड़ा आंकड़ा। इतनी महिलाएं भारत में किसी न किसी प्रकार से पीड़ित है। 4.5 लाख मामले वार्षिक, यानी हर साल लगभग 4.5 लाख से अधिक घरेलू हिंसा के मामले दर्ज किए जाते हैं। 70% रिपोर्ट नहीं होती। कुछ मामले तो ऐसे होते हैं जिसमें महिलाएं रिपोर्ट लिखवा देती हैं, लेकिन 70% मामले ऐसे होते हैं कि उनमें उनका वहीं पे समझौता कर दिया जाता, ना कि उनकी रिपोर्ट लिखी जाती है। 69% मानसिक हिंसा, यानी घरेलू हिंसा के मामलों में मानसिक हिंसा उत्पीड़न सबसे आम है। एक तो होता शारीरिक और एक होता मानसिक। तो मानसिक का प्रतिशत आप यहाँ पर देखो 69% मानसिक हिंसा, यानी उनको फिजिकली टॉर्चर नहीं किया जाता बल्कि उनके साथ गाली गलौज या मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित किया जाता, और यह भी घरेलू हिंसा का एक प्रकार है। नेक्स्ट, सहायता और संसाधन। अब सहायता क्या हो सकती है, संसाधन क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले महिला हेल्पलाइन नंबर 181, ये 24 घंटे अवेलेबल रहता। 100 और 112 पुलिस आपातकाल। 1091 महिला पुलिस हेल्पलाइन। इसके बाद संस्थागत सहायता। संस्थागत सहायता में क्या हुआ, देखो, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण DLSA, एक पहरा केंद्र महिला आयोग, मतलब संस्था, एक संस्था है और वह संस्था महिलाओं को सहायता प्रदान करती है, चाहे उसमें रहने की है या फिर खाने पीने की, वो सब। निःशुल्क कानूनी सहायता 1987 के अधिनियम के तहत निःशुल्क वकील उपलब्ध किया जाएगा, यानी आपका मामला अगर कोर्ट में पहुंचता तो वहां पर आपको निःशुल्क वकील प्रदान किया जाएगा जो कि आपकी बात को जज के सामने रखेंगे। नेक्स्ट, मुख्य निष्कर्ष। वह कानून क्या है, IPC 498, डीवी अधिनियम 2005, दहेज निषेध अधिनियम। पीड़ित के पास कानूनी हथियार है, यानी पीड़ित के पास, यानी जो महिला इन सब चीज़ों से पीड़ित है उनके पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या वे कर सकते हैं। तो भाई ये जो अधिकार है ना, ये है उनके पास। FIR अनिवार्य है, पुलिस को शिकायत पर FIR दर्ज करनी ही होगी, यानी पुलिस के पास अगर शिकायत जाती है तो पुलिस उसको मना नहीं कर सकती, वहाँ पर FIR दर्ज करनी ही पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट है समर्थन उपलब्ध। भाई समर्थन में क्या, हेल्पलाइन होगी, कानूनी सहायता, आश्रय गृह। पीड़ित अकेली नहीं है, यानी अगर पीड़ित ने एक बार अपनी शिकायत करी तो वह पीड़ित अकेले। संवेदनशील जरूरी, पुलिस और प्रशासन की संवेदनशील और त्वरित प्रक्रिया जीवन बचा सकती है, यानी जैसी शिकायत की जाएगी उसके साथ ही पुलिस द्वारा उसकी अपनी कार्रवाई के अनुसार एक्शन लिया जाएगा।
याद रखें, घरेलू हिंसा एक निजी मामला नहीं, एक सार्वजनिक अपराध है। समय पर कार्रवाई जान बचा सकती है। ये था हमारा आज का टॉपिक, भारत में घरेलू हिंसा। अगर इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।